स्वागत है आप सभी का 10 कदम दार ट्रेड में। ये कार्यक्रम आप अनुज मेरे साथ देखेंगे। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे टेक्निकल डेरिवेटिव सेटअप की, इंडिसेस पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, और साथ ही साथ हमारे साथ पैनल में होंगे स्वाति होटकर निर्मल मार्क सिक्योरिटीज से, गौरव बिस्सा हमारे साथ इनकेड इक्विटीज के, राजेश सतपुते राजेश.com के, अमित सेठ हमारे साथ मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए। और 2023 को लेकर आउटलुक हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन अब बाजार जो है वो फोकस कर रहा है बजट पे। तो बजट से बाजार क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है, ये बाजार एग्जैक्टली क्या सुनना चाहता है वित्त मंत्री की जुबान से, इस पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ नीलेश शाह होंगे, एमडी और कोटक एमसी के, कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। बाजार काफ़ी हद तक साइडवेज है, लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग जो शुरुआती 1 घंटा है लगभग वो ऑप्शन राइटर्स के हक में काफ़ी हद तक गया है। अच्छा, हर बात शुरू करने से पहले थोड़ी सी ऑटो एक्सपो की बात करते हैं। अमित जी, बाजार तो काफ़ी साइडवेज है। ऑटो एक्सपो में अब तक अगर आपने देखा हो बारीकी से, कोई ऐसी गाड़ी जिसने आपको इम्प्रेस किया हो, अपग्रेड करने का अगर मन हो, तो इस बार क्या लेंगे आप? ईवी, हाइब्रिड या फिर वही पेट्रोल डीजल? आई एम सो सॉरी, मैंने ना इतने अच्छे से ऑटो एक्सपो ट्रैक नहीं किया है। बट मेरा एक बिलीफ है कि एक सर्टेन रेंज तक की कार लेनी चाहिए, क्योंकि 5 इयर्स बाद वैसे भी वो आउट ऑफ डेट हो जाती है और खराब होना शुरू, आई मीन नॉट खराब एग्जैक्टली, बट प्रचलन कम हो जाता है। तो आई हैवंट ट्रैक्ड एक्चुअली, बट ज्यादा एक्सपेंसिव साइड में नहीं जाना चाहिए, बस मेरे यही राय है। ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड में, सही कहा आपने। लेकिन अब राजेश सतपुते चलाते हैं जीप कंपास। अब उसका तो अगर आप देखें अलग ही ड्राइव एक्सपीरियंस होता है। राजेश जी, आपका कुछ हाँ अपग्रेड जी। करने का मन है या फिर जो कॉस्ट पे की थी जीप कंपास के लिए अभी उसको वसूलना है? अभी नहीं, बहुत साल तक वसूलना है। और देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम एसयूवी ली थी। तो एक होता है ना, हाँ, सब आप छोटी गाड़ी चला चला के आपका एक सपना होता है कि मैं एक बार एसयूवी लूंगा। तो वैसे ही हुआ था कि एसयूवी भी ऐसे ही था कि घर वाले बोले नहीं, कुछ अच्छा बड़ा गाड़ी लेना, सो दैट वी कैन हम लोग कुछ बाहर घूमे। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन आपसे भी लिया वीरेन जी की, चलो अच्छा गाड़ी ले, एसयूवी ले। तो फिर जीप कंपास ले ली। जी हाँ। ये ऑटो एक्सपो के बाद एक बार घूम के आएंगे, फिर बात करेंगे अच्छी से इस पर। अगर आप देखें क्या अच्छा था इसमें, क्या नहीं था। आज भी अगर आप देखें मीडिया के लिए ही है। कल जाने की कोशिश करूंगा, अगर ठंड कम हुई तो कल या फिर परसों जाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे बताएंगे। खैर, अच्छा, एक काम करते हैं, अब कुछ कॉल्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड, क्या चीज़ कर रही हैं आप इस वक्त? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लिए मेरे 2 कन्वर्शन कॉल बाइंग साइड है। फर्स्ट वन इज हेवेल्स इंडस्ट्री। हेवेल्स अगर आप देखोगे डेली फॉर्मेशंस पे, तो एक इसने फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन किया है एंड उसके ब्रेकआउट के वर्ज पे है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है काफी दिनों से। अगर मैं लास्ट 15 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखूं तो काफी अपसाइड मोमेंटम रैली नजर आ रही है। अभी ये कंसोलिडेशन लास्ट 4 दिन में देख रहे थे, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देने की पोटेंशियल रखता है। तो करंट लेवल पे हेवेल्स बाय कीजिएगा, नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 1170 का। अपसाइड में मैं टारगेट देख रही हूँ 1240 के आसपास तक का। सेकेंड बाय कॉल इज ऑन एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड में अगर देखो तो जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम लोग देखते हैं विरोधी, जैसे 50, 100 है, 200, उसके ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। मार्केट में हम लोग करेक्शन देख रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर काउंटर एवरेजेस को लेके चल रहा है, तो विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑन द टेक्निकल सेटअप। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। तो करंट लेवल पे एक्साइड इंडस्ट्री बाय कीजिएगा, 180 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 195 टू 200 रुपीज। ओके, एक्साइटेड प्रकाश सर का ट्वीट भी था, दैट्स डूइंग वेल। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, अच्छा मूव यहाँ पर। राजेश जी, आपके 2 प्रेफर ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेन जी, देखिए सीमेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी में प्रेशर माउंट हो रहा है रिलायंस की वजह से। तो आपने भी रिलायंस का जो जिक्र किया था, मैंने एक पुट यहाँ पे निकाल के रखा था। तो अगर हमें रिलायंस को मंदी करना है, तो मुझे लगता है रिलायंस का ये 2500 का पुट हम इस पे ट्रेड करेंगे एटलीस्ट फॉर द डे। करीबन 38 के आसपास ये 2500 का पुट हमें मिल रहा है। हमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ना, 28 पे प्लेस करें। इन 60-65 का टारगेट यहाँ पे रिलायंस के इस 2500 के पुट में आना चाहिए। और सामने जो लॉन्ग रखना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक इज अ बेटर प्ले। सीमेंट्स एंड एल एंड टी तो ठीक, लेकिन मुझे लगता है अल्ट्राटेक पे रहेगी, कि जहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा करीबन 7200 7220 का। और स्टॉप लॉस जो नया रहेगा वो रहेगा करीबन 7100 का। सो इट विल बी अ बाय इन अल्ट्रा एंड एल इन रिलायंस।
ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें तो आपका रिलायंस का एक पुट ऑप्शन है, याद रखिएगा। रिलायंस पे कब जब भी कोई ट्रेड स्क्रीन पे जाए, ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। एनी शॉर्ट लॉन्ग फ्यूचर ऑप्शन, कैश, टेक्निकल्स और या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल, प्लीज़ अपनी एक उस राय के साथ निजी राय को ज़रूर सम्मिलित करें। रिलायंस एट डे लो। अमित जी, आपके 2 कन्वर्शन कॉल्स इस वक्त के। वीरेन जी, पहला रहेगा सीमेंस का स्ट्रक्चर लाइक अदर कैपिटल्स काफी पॉजिटिव है। 2970 इसका प्राइस है कैश में। 2940 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 3025 से 3050 के टारगेट्स रहेंगे सीमेंस में। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज HCL टेक। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें अपसाइड ट्रैक्शन डेफिनेटली पॉसिबल है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 1068 का प्राइस है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1050 का और टारगेट्स रहेंगे 1095 के। HCL टेक्नोलॉजीज अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे और 1068 पे इट्स अ बाय। ऑल दो याद रखिएगा निफ्टी IT हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया था और निफ्टी अब इस वक्त डे लो पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एक बार फिर से अगर आप देखें डे लो की ट्रेजेक्टरी को छूता हुआ। अनुज। वीरू बिल्कुल, और देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में कि कुछ ना कुछ सिर्फ ग्लोबल फैक्टर का पे नहीं है मार्केट में, कोई और पेन है ये। और इसके लिए अब निफ्टी 17,859 पर अच्छा, हमने जो जोन्स डिस्कस किए थे, मार्केट ने ऊपरी लेवल टेस्ट किया, ऑलमोस्ट टेस्ट किया और वहाँ से फिर आपको मार्केट ने रिवर्सल दिया। इनफैक्ट आज का जरा निफ्टी का हाई और लो दोनों लेकर आते हैं और उसके बाद फिर एक समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय अगर मार्केट में निफ्टी पर अगर कोई फ्रेश स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो देखिए आज का हाई था 17,945। हमने डिस्कशन किया था कि 17,950 के करीब मिले आपको तो वहाँ पर सेल करिएगा और एक 18,022 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 17,945 पर अब वहाँ से वो घूम गया। अब लोअर लेवल पर जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि 17,800 से 17,850, तो मुझे लग रहा है कि आपने अगर ऊपरी लेवल पर शॉर्ट किया है तो वो एक जोन होगा 17,800 से 850 जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करें और एक 17,800 से 850 की जोन में लॉन्ग भी ट्राई करें और 17,774 का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि ये मार्केट ना तो कोलैप्सिंग मार्केट है ना राइजिंग मार्केट है। हाँ, बार बार 17,800 को टेस्ट कर रही है, थोड़ा कम कॉन्टेक्स्ट जो उसका थोड़ा टेक्सचर है वो ज़रूर वीक हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी कल की रैली के बाद आज फिर 42,100 पर 42,000 गया तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। और एक बार वापस लेकर आते हैं जरा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पर कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं बैंक निफ्टी का। कहाँ से ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है? मेरे सबसे ज़्यादा डिक्लाइन ICICI बैंक की तरफ से आ रहा है। वहाँ पर आप एक मूव देखेंगे तो देखिए ये इस समय ICICI बैंक करीब करीब इस समय आपको दिखा रहा है 70 पॉइंट का ड्रैग यहाँ पर ICICI बैंक में। तो ये एक क्लियरली एक बड़ा फैक्टर है। जरा अपने पैनल को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और एक बार जरा इस पर भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या व्यू बनने वाला है। चलिए एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं तो जरा एक बार वहाँ कट क्रॉस करते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। Also does not factor in our role of or our voice. Excellencies, India has always shared its development experience with our brothers of the global south. Our development partnerships cover all geographies and diverse sectors. We supplied medicines and vaccines to over 100 countries during the pandemic. India has always stood for a greater role for developing countries in determining our common future. Excellencies, as India begins its G20 presidency this year, it is natural that our aim is to amplify the voice of the global south. For our G20 presidency, we have picked the theme of One Earth, One Family, One Future. This is in line with our civilizational ethos. We believe the path to realize oneness is through human-centric development.
ओके, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ग्लोबल साउथ मतलब अगर आप ग्लोब को देखें तो जो साउथ में कंट्रीज़ हैं, एक नॉर्थ में कंट्रीज़ हैं यूरोप, अमेरिका, साउथ में जो एशिया, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुप। अब एक काम करते हैं, 1 फरवरी को आएगा देश का बजट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का ये आखिरी फुल बजट है। आखिरी फुल बजट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, तो अगले साल इंटरिम बजट आएगा, तो फुल बजट के हिसाब से ये एक आखिरी बजट है। और सवाल यही होगा कि बजट में विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर रहेगा या फिर पॉपुलिस्ट होगा ये बजट। दोनों भी हो सकता है। आम बजट, आम जनता सोच रही है कि टैक्स थोड़ा कम होगा, लेकिन इंडस्ट्री की नज़र है कि क्या यहाँ पर एक्सपेंशन को एक बढ़ावा मिलेगा। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है उसमें भी एक एडवाइजिंग रोल है इनका। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद अनुज भाई यहाँ पे बुलाने के लिए। नीलेश भाई, मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, बजट में क्या आ जाएगा, कहीं ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से रिलेटेड गूगली वापस तो नहीं आ जाएगी। तो ये डर थोड़ा सा जायज है या फिर ऐसे ही डर रहा है मार्केट? मेरे हिसाब से मार्केट में एक कश्मकश चल रही है। शॉर्ट टर्म में हमारे वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज एज वेल एज पीयर ग्रुप से ऊपर है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट को बहुत नीचे गिरने नहीं दे रही है। और उसी कश्मकश में बजट मंडरा रहा है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री यह याद रखेगी कि एक एसटीटी ऑलरेडी लेवी है, उसमें 35 से 40 हजार करोड़ सालाना आवक होती है कर की, और उसके उपरांत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रदान किया जाता है। मेरे हिसाब से रेट से छेड़खानी करने की जगह पे अगर हम टेन्योर कॉमन कर दे कि इक्विटी में 1 साल, रियल एस्टेट में 2 साल, फिक्स्ड इनकम में 3 साल, उसकी जगह हर टेन्योर एक ही कर दे हर एसेट क्लास में, वो अच्छा रहेगा। और दूसरे जो लूप होल से अनुज भाई, जैसे लिस्टेड डिबेंचर के जरिए ब्याज की इनकम को कैपिटल गेन में कन्वर्ट किया जाता है, जो 30-40% पे टैक्स होना चाहिए वो 10% पे टैक्स होता है। आज लिस्टेड डिबेंचर मार्केट तकरीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर है और ये कहना मुनासिब होगा कि 25 से 30% टैक्स की लूप होल है। तो आप 2.5 से 3 हजार करोड़ ऐसे ही रेज कर सकते हैं अगर डिबेंचर की ब्याज की इनकम इंटरेस्ट इनकम में काउंट हो और कैपिटल गेन में तब्दील नहीं हो। ठीक है, तो ये तो आप का एक क्लियर कट व्यू है यहाँ पर, और एसटीटी को लेकर क्लियरली एक पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो नीलेश भाई, बजट में मार्केट क्या फोकस कर रहा है, मार्केट और क्या चाहता है बजट से? और कंसिडरिंग जैसा मैंने कहा कि ये करंट फाइनेंस मिनिस्टर का आखिरी फुल बजट है, अगले साल भी बजट लाएंगी वो ऑब्वियसली, लेकिन वो इंटरिम बजट होगा, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट को? मार्केट की उम्मीद है कि वित्त मंत्री सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग करेंगी, उमरान मलिक की तरह बॉलिंग करेगी और रविंद्र जाडेजा की तरह फील्डिंग करेगी। एक ही खिलाड़ी में से इतनी आशाएं, इतनी उम्मीदें रखना बहुत ज्यादा है, लेकिन वित्त मंत्री ने पिछले कुछ सालों से इसी प्रकार से भूमिका निभाई है, तो उम्मीदें बढ़ी हुई है। मतलब बेन स्टोक्स की तरह खेलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। हमें फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाना होगा। इसी वजह से आज हमारी मार्केट दुनिया की मार्केट से प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। टैक्स रेट जैसे अनुज भाई आपने बताया ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो जो टैक्स के लूप होल से उसे प्लग करिए, अलग अलग तरीके से टैक्स रेज करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने भार दिया है, जो काम हमने 1947 से 2014 तक किया, मोटा मोटा उतना ही काम, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 2024 तक बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे जोर जारी रखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेज करिए, और ये दोनों के मिश्रण से फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाते रहिए। नीलेश भाई, मैं पिछले हफ्ते प्रशांत जैन जी का इंटरव्यू करके आया था। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। अब थोड़ी मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ।
बजट के बजाय कि लास्ट ईयर एफआईआईज ने काफ़ी बेचा लेकिन डीआईज ने ज़बरदस्त खरीदारी की। इस साल भी एफआईआईज शायद बेचते रहे हैं लेकिन इस साल शायद डोमेस्टिक इतना पैसा इक्विटी में ना लगाए, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है और दूसरा लास्ट ईयर फिक्स इनकम में बिल्कुल पैसा नहीं था, इस साल फिक्स इनकम में काफ़ी पैसा है। और अगर आप जनवरी के आंकड़े देखेंगे तो ऐसा लग भी रहा है कि एफआईआईज जितना बेच रहे हैं उतना शायद डोमेस्टिक से बाइंग नहीं आ रही है। ये एक रिस्क है क्या मार्केट के लिए इस साल? अनुज भाई, डोमेस्टिक निवेशक अभी काफी मैच्योर हो चुका है। बढ़ती हुई मार्केट में जनरली मैंने देखा है पिछले 2 साल से एसआईपी माइनस रिडम्पशन आता है और गिरती हुई मार्केट में एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन आता है। अगर मार्केट यहां से 10-15% नीचे गिरता है तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी पैसा लेके आएंगे। अगर यहां से मार्केट 10-15% ऊपर जाता है तो शायद डोमेस्टिक निवेशकों का जो फ्लो है वो थोड़ा टिमिड रहेगा। बट मेरे हिसाब से एफपीआई भी समझदार हो चुके हैं, वह भी गिरती हुई मार्केट में कम बेचेंगे, शायद खरीदारी करेंगे। तो ये साल मेरे हिसाब से एक कश्मकश का है। शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन पे बिकवाली होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे खरीदारी होगी और इसीलिए ये साल बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा, जिसका फायदा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोनों उठाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कारणवश मार्केट में करेक्शन आता है तो फ्लो बढ़ेगा और अगर मार्केट यही लेवल पे ट्रेड करता रहा तो शायद फ्लो उतना नहीं आएगा। जी हाँ, और इनफैक्ट आपको याद होगा कि नीलेश जी से जब हमारी लास्ट बातचीत हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़ी मॉडरेट रखिए, आपको डिप्स को बाय करना पड़ेगा तभी अच्छे स्विंग जनरेट मिलेंगे, रिवॉर्ड तभी मिलेगा। और क्योंकि डेट में पैसा आ रहा है, ब्याज दरें काफ़ी ऊपर हैं, तो अपने रिवॉर्ड पोटेंशियल्स को थोड़ा सा कम रखिए इस बार। अच्छा नीलेश जी, एक और चीज़ है, मैं अनुज ने जो प्रश्न पूछा अभी डीआईएस और एफआईएस की बाइंग को लेकर, उनकी ट्रेंड को लेकर, हमारे इनफैक्ट क्योंकि हम 2022 के अंत तक आते आते काफ़ी स्ट्रेच कर चुके थे, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया हमने। लगभग इस 1 महीने के अंतराल में एफआईएस ने 25,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग करी है। एक कंपैरिजन विद रेस्ट ऑफ एशिया में कुछ और मार्केट्स या फिर डायरेक्टली अगर आप देखें चाइना से किया जा रहा है, शायद उन मार्केट्स को ज़्यादा अगर आप देखें फ्रूटफुल मान रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। क्या ये सत्य है? क्या ये हो सकता है 2023 में कि ज़्यादा पैसा उस तरफ जाए, थोड़ा हमारे यहाँ से एग्जिट हो, स्पेशली चाइना के रीओपनिंग के बाद? डेफिनेटली वीरेंद्र भाई, जो टेक्निकल पैसा है, जो शॉर्ट टर्म पैसा है, वो वैल्यूएशन के नजर से चलता है। वहां पे चाइनीज मार्केट हमसे आधे से ज्यादा सस्ती है। हम तकरीबन 20 के पीई पे ट्रेड होते हैं, वो 10 के पीई पे ट्रेड होती है। तो टेक्निकल शॉर्ट टर्म पैसा तो डेफिनेटली चाइना की तरफ जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पैसा है, जो लंबे समय की अवधि के लिए आता है, वह पैसा भारत की तरफ जरूर आएगा। आज चाइना में गवर्नेंस इश्यूज है, वहां की पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी भी काफी संदेह में है और अभी उन्होंने रिटेलिएटरी स्टेप्स उठाए, जापानीज और कोरियन को चाइना में वीजा देने से मनाही कर दी। इससे पहले भी जब कनाडा में यूएई की सीएफओ को अरेस्ट किया गया था, तब उन्होंने 2 कैनेडियन बिजनेसमैन को उठा के जेल में डाल दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे निवेशकों को चाइना की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के ऊपर डाउट रहेगा। जब तक भारत अर्निंग्स ग्रोथ, गवर्नेंस और ग्रीन कमिटमेंट पे डिलीवर करता रहेगा, तब तक हम लॉन्ग टर्म फ्लोज में हिस्सा जरूर रखेंगे। मेरे हिसाब से अगर एक लाइन में इसकी समरी करनी है, शॉर्ट टर्म या टेक्निकल पैसा चाइना जाएगा, बट लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक पैसा भारत आएगा। ये तो खैर अच्छा ही होगा अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म मनी तो फिर भी वो हॉट मनी होती है, काफ़ी वोलेटाइल होती है। लॉन्ग टर्म मनी टिक कर बैठती है, तो उस हिसाब से ऐसा हो जाए तो अच्छा है। थोड़ी नियर टर्म पेन भले ही हमको झेलनी पड़े, लेकिन अगर ज़्यादा स्टेबल पैसा आएगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। नीलेश भाई, एक सेक्टर जहाँ पर एक थोड़े साइन दिख रहे हैं कि शायद मार्केट अब कोशिश कर रहा है यहाँ पर बाय करने की, वो है आईटी। पिछले पूरे साल इसने एक बेयर मार्केट देखी, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रैक्शन बन रहा है और जिस तरीके से इसने इस साल एटलीस्ट पहले फोर्टनाइट में बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, आपको लग रहा है कि एज अ निवेशक अब शायद थोड़ा टाइम आ गया थोड़ा एलोकेशन आईटी पर वापस देने के लिए?
सो अनुज भाई, मुझे लगता है यहाँ से 6 से 9 महीने में आईटी सेक्टर में निवेश करने का मौका बनेगा। शायद अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर में है, बिकॉज जो नतीजे आए हैं कुछ मार्केट की धारणा के अनुसार है, कुछ मार्केट की धारणा से थोड़े कम है। दूसरी एक चीज है कि आईटी क्षेत्र को चलने के लिए नास्डैक का इंजन चलना जरूरी है। आज नास्डैक अभी भी सेटल नहीं हुआ है। उनकी एक नजर फेड के पिवोट के ऊपर है। फेड कब पलटी मारेगा और ब्याज की दरें बढ़ाते बढ़ाते कम करेगा। मार्केट की उम्मीद है कि इस साल के अंत तक फेड रेट काटना चालू करेगा, लेकिन फेड यही कोशिश करेगा कि मार्केट उसे फ्रंट रन नहीं करे, तो वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इस माहौल में नास्डैक बॉटम आउट नहीं होगा, और जब तक नास्डैक बॉटम आउट नहीं होगा तब तक भारत के आईटी क्षेत्र में भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप एक प्राइस पकड़ लीजिए, और उस प्राइस पे अगर आईटी स्टॉक्स आते हैं तो धीरे धीरे लेते रहिए। एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने का समय है आईटी क्षेत्र में एवरेज करने का। ओके, आईटी पे नीलेश जी का व्यू है। अच्छा नीलेश जी, अब ऑटो एक्सपो चल रहा है तो इससे जुड़ी बातें ना करें तो शायद वो बेईमानी होगी। ऑटो, एक तो पहली चीज़ ये है कि मेटल्स जो कि हमें CY22 के मिड में लग रहा था कि सिंक हो जाएगा, मेटल्स की एक रैली जो है या फिर जो साइकिल थी वो अब अंतिम पड़ाव में है, वो शायद तथ्य गलत था। मेटल्स अभी भी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। एक तो ये कॉस्ट प्रेशर, दूसरी बात पेट्रोल डीजल प्राइसेस अभी भी हायर लेवल्स पे होना, तीसरी बात आज की तारीख में जो ग्लोबल प्लेयर्स, जो कंपनियां टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ और मॉडल्स लेके आ रही हैं, वो एक सीधा चैलेंज है। मुझे याद आता है 2022 में M&M ने जो किया, 2021 में किया, जो टेक्नोलॉजी लेके आया, जिस प्रकार की वो गाड़ियाँ ली उन्होंने, जितने स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस थे, हाथों हाथ लिया बाजार ने। लेकिन क्या अब ऑटो में थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको? आपकी राय ऑटो पे क्या है इस वक्त? ऑटो क्षेत्र में वैसे क्षेत्र एक है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और ऑटो कंपोनेंट, ये चारों अलग अलग तरीके से चलते हैं। इस वक्त हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र में रूरल डिमांड थोड़ी वीक है, उसकी वजह से टू व्हीलर कंपनीज के ऊपर अभी भी थोड़ा दबाव है। कार और एसयूवी में लंबी लाइन लगी है और मेटल प्राइसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से वो कंज्यूमर को पास कर देंगे और मार्जिन इंटैक्ट रखेंगे। तो ऑटो क्षेत्र में इस वक्त अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पैसेंजर व्हीकल कंपनी को प्राधान्य देना, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स को, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल को, और उसके बाद टू व्हीलर्स को। जैसे आईटी क्षेत्र में नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में निवेश करने का एक मौका मिलेगा, वैसे ही टू व्हीलर कंपनीज में निवेश करने का एक मौका मिलना चाहिए। जनरली इलेक्शन के पहले रूरल इकोनॉमी में पैसा डाला जाता है, उससे टू व्हीलर की डिमांड के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक योग्य समय का, योग्य प्राइस का ध्यान रखिए। टू व्हीलर में भी नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में निवेश करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, एक बास्केट नीलेश भाई जिसने सबसे प्रॉमिसिंग सस्टेनेबल मूव दिया, मुझे याद है लास्ट बजट स्पीच में जब मैम की जब 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था तो पूरा इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रोड कंपनियां झूम उठी थी और आज तक वो मूव सस्टेन है। आपने इनफैक्ट दिसंबर के टोल कलेक्शंस देखे होंगे नीलेश भाई, क्या स्ट्रांग रहे हैं। मंथ टू मंथ कितना अगर आप देखें इंक्रीज है। कैपिटल गुड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे कमिटेड रहे और अपना निवेश जारी रखे अभी भी यहाँ पर। डेफिनेटली वीरेंद्र भाई, उम्मीद यही है कि इलेक्शन के पहले बजट में और पिछले बजट के ट्रेंड को आगे लेते जाते हुए इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पे स्पेंडिंग बढ़ेगी। मोर इम्पोर्टेंटली इस बार और दबाव दिया जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं उन्हें तेजी से तेजी कंप्लीट किया जाए, तो एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ेगी और ऑर्डर बुक बढ़ेगी। इन दोनों का फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स कंपनी को मिलेगा। दूसरी एक और चीज जो हो रही है कि चाइना+1 और यूरोप+1 के तहत
धीरे धीरे भारत में भी कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसका फायदा भी इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स कंपनी को मिल सकता है, स्पेशली जिनके पेरेंट्स मल्टीनेशनल कंपनी अब्रॉड है और जो अपनी सप्लाई चेन मूव करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स सेक्टर पे बुलिश हैं और हमें लगता है कि अगले साल इसमें आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। चलिए नीलेश भाई, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको और आपकी टीम को। चलिए काम करते हैं। गौरव जी की ट्रेड्स रह गई थी। गौरव जी, सॉरी आपके पास आने में थोड़ा डिले हो गया। आपकी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। देखिए, जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे मैं एक बाय और सेल देना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट जैसे आपने कहा ना ये ज्यादा ऊपर जाने के लिए है मूड में, ना जाने के लिए मूड में है। तो लॉन्ग साइड में अगर देखा जाए टाटा कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट हमको कल देखने मिला। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन पिछले 5 दिनों से हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे, अबाउट 20 डीएमए वॉल्यूम्स थे, और काफी अच्छा इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपका जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 1360 के होंगे, ऊपर में 1500 तक के लेवल के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। सेल की बात कीजिए तो आरईसी लिमिटेड अच्छा लग रहा है सेल करने के लिए, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि एक रिवर्सल पैटर्न में फॉर्म होता नजर आ रहा है हाइकनेशन पे, और यहाँ पे आपको डाइवर्जेंसेस देखने मिल रहे हैं मॉडिफाइड आरएसआई के अंदर। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ से और बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तो 115 का इसमें लक्ष्य होगा और 124.50 का इसमें स्टॉप लॉस है। चलिए, शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी कॉल्स देने के लिए। अब एक काम करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद नीरज जी लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ।